नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको लोक अदालत और डीआरटी मतलब कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में बताने जा रहा हूं। उनका फंक्शनिंग कैसे होता है इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब बैंकिंग में एनपीए बढ़ रहा था तो उसको रिकवरी करने के लिए कोई भी एक्ट नहीं था। फिर जब इसकी ज़रूरत महसूस की गई तो एक एक्ट आया, उसका नाम था सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। इस एक्ट में प्रोविज़न के तहत जो रिकवरी होती थी वो रिकवरी बहुत कम होती थी और कई बार न के बराबर और कभी नहीं ही रिकवरी होती थी, क्योंकि इसका मेन मोटो था कि जब इंडस्ट्री सिक हो जाए, जब इंडस्ट्रीज के पास कोई भी चारा नहीं बचे अपने ऑपरेशन को चलाने का, तब आप रिकवरी कर सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब एक ऐसी कंपनी जिसके पास अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं है, वो फिर कहाँ से बैंक का लोन पे करेगी, बैंक का रिपेमेंट जो है वो कैसे कर पाएगी। तो यह जो एक्ट था वो पूरी तरह से फेल हो गया। फिर 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया, जिसको कि हम लोग लोक अदालत के नाम से जानते हैं। और इसमें जो प्रोविज़न है, इसमें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इसके पैटर्न चीफ बनाए गए। और जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। और यह संस्था गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी काम करती है। मेन मोटो जो इस लोक अदालत का है कि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पर्सन हैं, उनको लीगल सर्विसेज मुहैया कराया जाए विदाउट कॉस्ट। सो डिफरेंट लेवल पर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे तालुका लेवल हो या फिर स्टेट लेवल हो, वहाँ पर लोक अदालत ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और लोक अदालत में जो डिफ़ॉल्ट केसेस होते हैं, जो डाउटफुल केसेस हैं बैंक के, या लॉस केसेस हैं, सूट फाइल्ड है, नॉन सूट फाइल्ड है, उन केसेस का रिकवरी होता है। तो डाउटफुल केसेस या लॉस केसेस मतलब कि जो डेट मतलब जिनका रिपेमेंट 12 महीने से ज़्यादा से ड्यू हो चुका है और जो बोरोवर है वो 12 महीने से भी ज़्यादा से उसको पेमेंट नहीं कर रहा है। बैंक ने उस असेट को जो लोन दिया था उसको एनपीए मान करके अब बैंक ने उसको डाउटफुल या लॉस एसेट में क्लासिफाई कर दिया है। हो सकता है कि बैंक ने कोर्ट में केस डाला हो, सूट फाइल किया हो सकता है कि नॉन सूट फाइल केस हो। तो अप टू 20 लाख तक, अप टू 20 लाख तक जो डाउटफुल, लॉस या सूट फाइल, नॉन सूट फाइल केसेस है, उनकी रिकवरी लोक अदालत में की जाती है। लोक अदालत में जो केसेस जाते हैं उसका बेनिफिट क्या है कि कोई भी कोर्ट फी देना नहीं होता है। और लोक अदालत में जो रिकवरी है वो कंसेंट बेस्ड है कि दोनों पार्टी, चाहे वो बैंकर हो या फिर जो बोरोवर है, दोनों एग्री करते हैं एंड उसके बेसिस पर रिकवरी होती है। तो अगर कंसेंट बेस्ड डिक्री यहाँ पे मिलती है, फिर अगर पार्टी चाहे, कोई भी पार्टी चाहे कि हम इस लोक अदालत के फैसले के अगेंस्ट में जाकर के फिर से अपील करें, तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने पहले डिसाइड कर लिया है, आपका मर्जी के अनुसार से ये डिसीजन हुआ है। सो बैंक जो सेटलमेंट होता है वो बैंक के पॉलिसी के अनुसार ही सेटलमेंट होता है। कितना पार्टी को पे करना है, कितना बैंक छोड़ेगी, यह बैंक की पॉलिसी के अनुसार से होता है। और इसके लिए 1 से 3 साल तक का समय दिया जा सकता है रिपेमेंट के लिए। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि जो लोक अदालत में केसेस जाते हैं वहाँ लिमिटेशन पीरियड में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है। लिमिटेशन पीरियड यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। अब हम बात करते हैं द रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। तो यह एक्ट आने के पहले एक कमेटी का गठन किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर टी तिवारी, जो कि 1981 में यह कमेटी गठित हुई। इस कमेटी का काम था
यह देखना कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने डेट रिकवर करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसी के बेसिस पर एक बिल संसद में रखा गया जो कि था रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिल 1993, और यह बिल पास हो गया 24 जून 1993 को, जो कि पूरे भारत में लागू किया गया इसे, और 27 अगस्त 1993 से पूरे इंडिया में यह लागू हो गया। यह जो एक्ट है वैसे केसेस के लिए लागू होता है जहां की ड्यू अमाउंट 20 लाख से ऊपर का है। सो डीआरटी का जो फंक्शनिंग है उसको हम लोग देखते हैं। डीआरटी में जो कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, इसके प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो हेड होते हैं उनको प्रेजाइडिंग ऑफिसर बोला जाता है, और यह कोई रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होता है जिसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, और मैक्सिमम एज जो रिटायरमेंट का एज है डीआरटी के प्रेजाइडिंग ऑफिसर का वो 65 साल है। 65 साल में इनको रिटायर होना होता है। सो हेड को असिस्ट करने के लिए 1 या 2 रिकवरी ऑफिसर होते हैं, उसके अलावा एक रजिस्ट्रार भी होता है। बैंक उसी जगह पर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जहां पर बैंक का ब्रांच हो या फिर जहां पर बोरोवर का अकाउंट मेंटेन किया जाता है, या फिर वैसी जगह पर जहां पर बोरोवर रहता हो या फिर बिजनेस करता हो, या फिर वहाँ वैसी जगह पर जहाँ पर ये एक्शन एराइज हुआ है, मतलब कि डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो वैसी जगह पर बैंक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है डीआरटी में। अब एप्लीकेशन फाइल आप करते हैं तो 12,000 रुपया फ़ी देना पड़ता है 10 लाख रुपए तक के डेट के लिए। 10 लाख से ऊपर का जो डेट है तो हर 12,000 रुपया प्लस हर 1 लाख के लिए 1,000 रुपया पेमेंट किया जाता है, और मैक्सिमम फीस जो है वो 1.5 लाख रुपया तक है। अगर मान लीजिए कि फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, फाइनल डिसीजन पास होने के पहले अगर सेटलमेंट हो जाता है बोरोवर और बैंक के बीच में, तो वो फ़ी को भी रिफंड कर दिया जाता है डीआरटी के द्वारा। जब डीआरटी को एप्लीकेशन मिलता है, ट्रिब्यूनल में केस जाता है, तो डीआरटी जो डिफेंडेंट है, मतलब जो बोरोवर है, उसको शो कॉज नोटिस देती है, उसको समन भेजती है, और उसको 30 दिन का समय दिया जाता है कि 30 दिन के अंदर में आप अपने पक्ष को रखिए। इस समय को डीआरटी चाहे तो 15 दिन और बढ़ा सकती है। और अगर मान लेते हैं कि जो बोरोवर है, जो डिफेंडेंट है, अगर इस समन के अगेंस्ट में अपना पक्ष रखने में असमर्थ रहता है या उसकी अनसुनी करता है, तो डीआरटी 3 महीने का सज़ा भी इसमें दे सकती है, मुकर्रर कर सकती है। तो डिफेंडेंट को अपना जो असेट है वो डिस्क्लोज करना होता है। जो बैंक में असेट दिया गया है उसके अलावा क्या क्या असेट कस्टमर के पास है वो सभी डिस्क्लोज होते हैं। सो डिफेंडेंट जब तक इस पूरा हियरिंग चलता रहता है, जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता, तब तक बोरोवर या जो डिफेंडेंट है वो अपना प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है, बेच नहीं सकता है, किसी को दे नहीं सकता है। और अगर मान लेते हैं कि ये पूरा मामला सुलझ गया, डीआरटी का फैसला आ गया, तो डिफेंडेंट को, जो बोरोवर है, उसको विदिन 30 डेज के अंदर में पैसे रिपे करने होते हैं बैंक को। जो पूरा प्रोसेस होता है डीआरटी का, उसको 180 दिन के अंदर में कंप्लीट करना होता है। जिस दिन से एप्लीकेशन मिला है उस दिन से 180 दिन। और जो अमाउंट पे किया जाएगा बोरोवर के द्वारा, तो सबसे पहले जो लीगल एक्सपेंसेस है वो पे होंगे, उसके बाद बैंक का जो लोन है, जो बैंक का डेट है, उसको पेमेंट होगा। अगर मान लेते हैं कि बोरोवर जो है उसको लगता है कि जो फैसला हुआ वो गलत हुआ, उसको अपील करना है अगले अदालत में, तो वो डीआरएटी में अपील कर सकता है। डीआरएटी मतलब कि डेट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल में रिपोर्ट कर सकता है, वहाँ पे अर्जी लगा सकता है। लेकिन उसके लिए पहले कम से कम 50% जो जजमेंट अमाउंट है वो जमा करना पड़ेगा। इस अमाउंट को डीआरटी चाहे तो 25%, डीआरएटी चाहे तो 25% भी कर सकती है। और जो डीआरटी के चेयरमैन होते हैं वो हाई कोर्ट जज होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 साल का होता है, और इनका जो मैक्सिमम एज है जिस समय तक ये डीआरएटी के
चेयरमैन बने रह सकते हैं वो है 70 साल। तो जब फैसला होता है उसके 30 दिन के अंदर में अपील करना होता है। अगर किसी कारणवश अपील नहीं कर पाए, अपील नहीं कर पाता है कस्टमर, तो इस टाइम पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन जेन्युइन रीजन होना चाहिए। और यहाँ भी DRAT में भी 6 महीने के अंदर में केस को डिस्पोज ऑफ करना है। अगर कोई ऐसा केस है जो कि सरफासी एक्शन के अंतर्गत है, तो उस केस को 60 दिन से लेकर के 4 महीने के अंदर में कंप्लीट कर लेना होता है। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर चाहे तो जो अमाउंट है, जो जजमेंट अमाउंट है, पेमेंट ऑफ अमाउंट, वो 25% तक भी रिड्यूस कर सकता है। सो DRAT में जो केस जाते हैं तो वहाँ पर जो फ़ी है वो कुछ इस तरह से है कि 10 लाख तक के लिए 12,000, 10 से 30 लाख के लिए 20,000 और 30 लाख से ऊपर है तो 30,000। और यहाँ भी यह भी ध्यान रखना होगा कि DRAT में जब केस फाइल होता है तो इसमें लिमिटेशन एक्ट अप्लीकेबल हो जाता है। मतलब कि अगर DRAT में केस चला गया तो जो डॉक्यूमेंट है वो टाइम बार नहीं होगा। सो इस पूरे वीडियो में हमने देखा DRT और लोक अदालत जो एक रिकवरी टूल है उसमें किस तरह से रिकवरी होती है। DRT में 20 लाख से ऊपर का केस रेफर करते हैं, जबकि लोक अदालत में 20 लाख तक का रिकवरी किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आपको DRT और लोक अदालत कैसे काम करता है, किस तरह से उसका यूज़ हम लोग ले सकते हैं, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।